सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट में आ चुकी है आईपीओ की बाढ़ एंड इस आईपीओ की बाढ़ में हमें दिख रहा है इसी वीक में आने वाले 3 आईपीओस एंड उन्हीं 3 आईपीओस में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आज के दिन बना हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड एंड इसका हम आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं फुल डिटेल्स की कंपनी करती क्या है, उसकी फाइनेंशियल मेट्रिक्स कैसे हैं, उसकी वैल्यूएशंस कैसे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है एंड इन दी एंड हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो जहां पे हम समझने वाले हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पसंदीदा बात जो की होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। एज पर सोर्सेज आज के दिन इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 130 रुपीज़ का, विच इज़ मोर देन 90%, 91% के आसपास कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता है। तो लेट्स सपोज आपको और मेरे को ये अलॉटमेंट मिल जाती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। अगर मिलती है तो हमें 13,000 पर लॉट का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब अगर हमें पैसे लगाने पे अलॉटमेंट मिलता है जो कि 15,000 से यूजुअली कम होती है रिटेल एप्लीकेशन, तो उसमें 13,000 प्रॉफिट होने के चांसेस आज के दिन बने हुए हैं। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करता है, सो ये इन दी एंड सेम नहीं रहेगा बट इसके आसपास रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। बट अगेन अगर मार्केट बहुत डीपली करेक्ट करती है तो ये गिर भी सकता है एंड अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म करती है तो ये बढ़ भी सकता है। एज ऑफ नाउ आज के दिन हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि आपको 90% से भी ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें दिख रहा है। अब चलते हैं कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में कि कंपनी करती क्या है, स्टार्ट कब हुई थी। सो कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टेड इन 1994। इट स्पेशलाइजेज इन पावर सिस्टम्स एंड ईवी चार्जिंग। जो पावर के सिस्टम्स होते हैं एंड ईवी चार्जिंग सिस्टम्स जो है ये वो बनाते हैं। अगर हम पावर सिस्टम एंड ईवी चार्जिंग के दो सेपरेट वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो पावर सिस्टम में दे प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब ये बेचते हैं, प्रोवाइड करते हैं अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड अगर ईवी चार्जिंग की बात करें, दे हैव डिप्लॉयड ओवर 6,000 AC एंड DC चार्जर्स। मतलब 6,000 से भी ज़्यादा चार्जर्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, AC एंड DC। अभी AC एंड DC क्या होता है इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग कंट्रीज़ में एंड इंडिया में इन्होंने 6,000 से भी ज़्यादा अपने EV चार्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। सो अगर हम बात करें इनके दो चार्जिंग सॉल्यूशन जो कि AC एंड DC है। सो AC जो होता है दैट इज स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग कहाँ पे इनको पावर करती है, कहाँ पे हेल्प करती है, इन रेजिडेंशियल यूज। लेट्स सपोज आपके और हमारे घर में या फिर कोई और रिटेलर या नॉर्मल बंदे के घर में ईवी गाड़ी है तो वो जो पावर चार्जिंग स्टेशन लगाएगा वो होगा AC पावर जो कि होती है स्लो चार्जिंग। एंड फास्ट चार्जिंग क्या होती है, DC पावर चार्जिंग जो कि होती है बिजनेसेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क में जो ये प्रोवाइड करती है इन सिटीज एंड हाईवेज। तो कंपनी ये दो तरीके से अपने चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड आज के दिन इन्होंने 61,000 से भी ज्यादा EV चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर हम इनके कस्टमर बेस की बात करें तो ये OEMs को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली अपनी सारी सर्विसेज, जिनमें आती हैं पैसेंजर कार, EV बसेस, चार्जिंग पॉइंट एग्रीगेटर्स और ऐसे बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीओ की डेट्स एंड लॉट्स के बारे में। आईपीओ ओपन होने वाला है 27 फेब को एंड क्लोज हो जाएगा 29 फरवरी को। अलॉटमेंट मिलने वाली है आपको 1 मार्च को। रिफंड का स्टेटस मिलने वाला है आपको 4 मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली 5 मार्च को। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। लॉट साइज के बारे में अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट 100 शेयर्स का पड़ेगा जो कि आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए 14,200 रुपए का। यस गाइज, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर जो दिख रहा है वही मिलता है तो आपको 14,200 रुपए लगा के 13,000 का प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज नो रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर अप्लाइंग टू एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। सो HNI स्मॉल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 15 लॉट का एक बास्केट होने वाला है जो कि 1500 शेयर बनते हैं एंड उसमें आपको अप्लाई करना होगा 2,13,000 शेयर्स के लिए। HNI बिग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 71 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है जो कि होने वाला है 7100 शेयर्स के लिए एंड इसमें आपको लगेंगे 10,08,200 रुपए। अब हम साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो साइज ला रही है इशू का वो है 429 करोड़ का। इस 429 करोड़ में से 329 करोड़ जो है वो आने वाला है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब कंपनी अपने जो शेयर्स ला रही है वो नए शेयर्स इंट्रोड्यूस कर रही है, कोई पुराने जिनके पास शेयर्स है वो नहीं बेच रहे। एंड रेस्ट जो 100 करोड़ का जो बचा इसमें से 429 में से बैलेंस वो होने वाला है OFS, मतलब ऑफर फॉर सेल। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना माल बेच के 100 करोड़ रुपए का माल बेच के 100 करोड़ रुपए का अपना स्टेक बेच के कंपनी में ये पैसे उनको जाने वाले हैं। सो 429 करोड़ में से 329 करोड़ कंपनी को जाएंगे डायरेक्टली जो उनकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में R&D में हेल्प करेंगे
एंड बाकी की जो 100 करोड़ रुपए वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट ले रहे हैं, वो उनके पास जाएंगे। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात कर ले तो 135 रुपए से 142 रुपए का प्राइस बैंड चल रहा है। अगर हम कोटा के बारे में बात करें कि किसके पास कितना कोटा है, तो QIB का कोटा इसमें बहुत ज़्यादा है, दैट इज 75%। HNI कैटेगरी में 15% का कोटा है एंड रिटेल कैटेगरी में 10% का कोटा है। इसी वजह से रिटेल कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाली है, बट हम आपके इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेके आते रहेंगे जिसके लिए आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट के ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास डीमैट अकाउंट होंगे अलग अलग पैन कार्ड से, तो अपने मम्मी पापा के नाम, भाई बहनों के नाम, बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने ही अलग अलग डीमैट अकाउंट से जहाँ पे आपकी ही पैन कार्ड की एप्लीकेशन लगी हुई है, एक से ज़्यादा किसी में भी अप्लाई करेंगे अलग अलग डीमैट से, तो आपकी एप्लीकेशन अप फ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी एंड आपको अलॉटमेंट 100% नहीं मिलेगी। सो आपको अगर ज़्यादा डीमैट से अप्लाई करना है तो वो वाले डीमैट होने चाहिए जो अलग अलग लोगों के नाम से हैं, जैसे आपकी मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, ऐसे। कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 524 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने 2021 में। 2022 में 848 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर चुकी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है। बट 2023 में हमें देखा कि इनकी जो रेवेन्यू है वो गिर गया। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है कि रेवेन्यू गिर गया, कंपनी स्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा। इनकी हमें टॉप लाइन से ये पता लग रहा है, मतलब जो ये रेवेन्यू कर रहे हैं उससे हमें समझ आ रहा है कि कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, रेवेन्यूज ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो 678 करोड़ के एसेट्स इनके थे 2021 में। 2022 में एसेट्स गिर गए, 602 करोड़ के हो गए एंड अगेन 2023 में देखा कि एसेट्स दोबारा बहुत तेजी से बढ़ गए। तो हमें समझ आ रहा है कि कंपनी एसेट वाइज भी स्टेबल नहीं है, बट हाँ ग्रोथ ओवरऑल अगर हम देखें 678 से 705 तो हमें दिख रहा है ग्रोथ तो है। यहाँ पे अगर हम देखें 524 करोड़ से 723 करोड़ तो ग्रोथ तो है, बट वो क्या वो स्टेबल ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर पा रही है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन द कंपनी राइट नाउ। अगर हम PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 3.45 करोड़ का प्रॉफिट था 21 में, 22 में 5.14 करोड़ का प्रॉफिट था एंड 2023 में 6.37 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि एक स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रही है। सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ को नहीं देखना गाइस, प्रॉफिट इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम द रेवेन्यू। अगर आपका रेवेन्यू ही स्टेबल नहीं है तो हो सकता है लंबे समय में आपका प्रॉफिट भी स्टेबल ना हो, रादर गिर जाए। दिस इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द कंपनी राइट नाउ। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें जो कि इस पूरे IPO का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, तो उसमें हमें दिख रहा है कि कंपनी का जो PE है वो 31.24 टाइम्स है। हो सकता है आपको ये दिख रहा हो कि बहुत ज्यादा है। PE क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। आपको 31 रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपए कमाने के लिए। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा दिख रहा हो, बट हम बात करेंगे कि ये कैसे हमें सस्ता दिख रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 13.38% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो 10.92% है। बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है बट बेकार भी नहीं है, ठीक है, मतलब एक स्टेबल, एक डिसेंट ग्रोथ हमें इससे दिख सकती है। अब हम बात करने वाले ये कैसे सस्ता है प्राइस टू अर्निंग्स। सो अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, जो कंपनीज इन्हीं के सेगमेंट में ट्रेड कर रही हैं उनके बारे में बात करें, जैसे सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड, उनका PE चल रहा है 155 का। मतलब इमेजिन करो 31 रुपए कंपनी मांग रही है 1 रुपए कमाने के लिए, एंड ये कितने मांग रही है? 155 रुपए, मोर देन 5 टाइम्स। अगर हम HBL पावर सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो वो उसका PE चल रहा है करंटली 139। मतलब आप ये सोचो कि इस पूरे सेक्टर का PE कितना हाई की तरफ चल रहा है, एंड कंपनी कितनी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन हमारे लिए लेके आने वाली है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितनी हरियाली चाहिए हुई है। सब लोग इस IPO के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। सो दैट इज हाउ यू कंपेयर इट विद पीयर्स। सिर्फ 31 रुपए, सिर्फ 31.2x का PE से कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें कोई सजेस्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अनलेस यू कंपेयर इट विद इट्स पीयर्स, जहां से हमें समझ आ रहा है कि ये वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पे ला रही है वो एक थोड़ी चीप वैल्यूएशन है एज ऑफ इट राइट नाउ। इन दी एंड अगर हम आपको सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में समराइज करके बताएं तो अगर पॉजिटिव देखें तो इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन EV चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग। ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जो EV चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। अब क्योंकि EV मार्केट जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हमें दिख रही है कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। एवरीबडी वांट्स एन EV कार। सबको ये चाहिए कि यार एक इलेक्ट्रॉनिक कार हो, सब बैटरी चार्ज पावर कार हो। तो इसकी वजह से सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ का सेक्टर बन रहा है, जिसकी वजह से कंपनी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, अपने रेवेन्यूज को स्टेबल कर सकती है आने वाले समय में, एंड उसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। ये प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, विच इज़ अ मेजर पॉजिटिव पॉइंट। मतलब जो भी ये पैसे ले रहे हैं ये R&D में डालने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालने वाले, केपेक्स में डालने वाले, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले, जो कि एक माइंडसेट दिखाता है मैनेजर्स का कि उनका माइंडसेट आगे लंबे समय की सोच है पॉजिटिव ग्रोथ के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी लो वैल्यूएशंस एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। आज इनका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है, जो कि हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम
एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस दोनों में दिख रहा है। बाय द वे, अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें आने वाला है। एंड अगर इसमें आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो भी एक लॉट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, चाहे आप 10 अप्लाई करें, चाहे आप 9 अप्लाई करें, चाहे 1 अप्लाई करें। सो अगर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करने वाले तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। और हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। तो आज के दिन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो ईवी सेक्टर में बनी हुई है, उसकी वजह से कंपनी को ग्रो करने के लिए कांस्टेंट R&D पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते ही जाना पड़ेगा, जो एक नेगेटिव फैक्टर बना हुआ है। ऑल तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट येस, क्योंकि अभी ये सेक्टर नया है, बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, इसीलिए इसमें कांस्टेंट R&D पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर आज के दिन बना हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? CNG, हाइड्रोजन, ऐसे अदर फ्यूल्स जो है वो ईवी का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें हाइड्रोजन पावर्ड कार्स दिखे या कोई और भी ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूल दिखे जो देख सकता है कि ईवीज को भी रिप्लेस कर दे। तो वो आज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एंड कंपटीशन बना हुआ है ईवी सेगमेंट के लिए। एंड अगर ईवी सेगमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली जो कंपनी इनके लिए चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग बना रही है, चार्जिंग स्टेशंस बना रही है, उनको भी बिजनेस इफेक्ट होगा। थर्ड, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव फैक्टर है वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। सो इनका मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होके आता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी है बाहर की कंट्रीज़ पे, जो कि एक प्रॉब्लम बना हुआ है आज के दिन। अगर आप मेरा स्टांस इसमें पूछेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है एंड लंबे समय की ग्रोथ दिख रही है, बट विद रिस्क, जहाँ पे इनको अपना R&D पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो मैं इसमें बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाला। लंबे समय से मेरा मतलब है 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसके ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। डू लेट मी नो कि आपका क्या माइंडसेट बन रहा है, क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, एंड अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिस्टिंग गेन आते ही इसको निकाल देंगे या फिर थोड़े लंबे समय तक इसको होल्ड करेंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन so you don't miss any updates on this channel. Thank you.